नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। और आज तारीख है 2 जून साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अब फाइनली ईरान ने अमेरिका के साथ अपनी सारी बातचीत बंद कर दी है और इस समय ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जंगी आसार इस कदर बढ़ रहे हैं कि बाकायदा 2027 तक की तैयारी इजराइल के लिए अमेरिका कर रहा है। और क्या कुछ अपडेट है इसके बारे में भी हम आपको डिटेल बताएंगे दोस्तों। और साथ इस वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि ईरान अपनी ताकत के ऐसे नुमाइंदे लोगों के सामने ला रहा है कि इस चीज को देखने के बाद पूरी दुनिया की आंखें आज फटी की फटी रह गई। और साथ ही दोस्तों, लेबनान का मामला इस समय यूनाइटेड नेशन पहुंच गया, वो भी आनन फानन में पहुंच गया। अब ये मामला यूनाइटेड नेशन में क्यों पहुंचा है, इसके पीछे क्या बड़ी वजह है, ये भी आपको बताऊंगा। और साथ ही ईरान ने खतरनाक मिसाइल लॉन्च की है और इस लॉन्चिंग में ईरान ने अमेरिकन्स के लिए एक मैसेज लिखा है। हालांकि इस चीज को गोदी मीडिया बहुत तोड़ मरोड़ के लोगों के सामने पेश करेगा और अमेरिका को हीरो बनाएगा, ईरान को विलन बनाएगा। लेकिन आपका अपना प्रखर राजपूत जो है आज आपको सही चीज बताएगा कि आखिर ईरान ने उस मिसाइल पे ऐसा क्या लिखा था जिसको पढ़ के अमेरिकन्स टेंशन में है और गोदी मीडिया डिस्टर्ब है। जी हाँ, ये भी एक बहुत बड़ी अपडेट होगी, इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। और साथ ही गाय को लेके योगी आदित्यनाथ जी ने कुछ कहा है। अब क्या कुछ कहा है वो मैं आपको सुनवाऊंगा भी, और साथ ही जनता ने क्या जवाब दिया वो भी आपको बताऊंगा। यानी यकीन मानिए दोस्तों, एक ही वीडियो में पूरी दुनिया की वो तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बिल्कुल जरूरी है, जिन खबरों से आपका ताल्लुकात है, वो तमाम खबरें हम आपको बताएंगे। इस वजह से अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथ ही आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहली, सबसे बड़ी, सबसे अहम खबर यह है कि जो लोग मुझे देखते हैं उनको याद होगा, कल रात ही मैंने ये बात बता दी थी कि अगर लेबनान के मामले पे पूरी दुनिया संज्ञान नहीं लेती है तो लेबनान खत्म हो जाएगा। लेबनान की राजधानी बेरूत पे हमला करने के बारे में बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा अपनी सेना को, और यह भी हिदायत दी कि अब अलग अलग शहरों पे तो हमला हो रहा था, लेकिन लेबनान की जो राजधानी है उस पे हमला करो और ट्राई करो कि वो कब्जे में आ जाए। इससे पहले लेबनान में एक 900 साल पुराना किला था, उस पर भी कब्जा किया गया। इसके अलावा दोस्तों, जो टायर सिटी थी उसके ऊपर ताबड़तोड़ इजराइल ने हमले किए, बम बरसाए, स्ट्राइक की, गोली चलाई, टैंक से मोर्टार दागे। और टायर सिटी का क्या मंजर हो चुका है मैं आपको दिखाता हूं, देखिए जरा। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि लेबनान का टायर सिटी बिल्कुल खंडहर हो चुका है। और इसके अलावा दोस्तों, लिटानी रिवर पार करके आईडीएफ के टैंकर अंदर घुस रहे हैं। ये बात भी मैंने आपको बताई थी, लेकिन एक बार और आप देख लीजिए। इस वीडियो में आप देख सकते हैं दोस्तों कि कैसे लिटानी रिवर को क्रॉस करके लेबनान के अंदर इजराइल घुसता चला जा रहा। अब ये तमाम खबरें दोस्तों जब निकल के सामने आई तो पूरी दुनिया ने मुंह पे उंगली रख ली और कहा कि भैया हमें क्या लेना देना, गाजा बर्बाद हो गया हो जाए, लेबनान बर्बाद हो रहा हो जाए, उससे हमें क्या नुकसान है। भाई, पूरी दुनिया तभी बोलती है जब उसका नुकसान या फायदा हो। लेबनान और गाजा के पास ना तेल है और ना ही कोई समुद्री रास्ता ऐसा है जिसको लेबनान और गाजा के लोग बंद कर देंगे तो पूरी दुनिया में चीख पुकार मचेगी। इस वजह से पूरी दुनिया खामोश है। यूनाइटेड नेशन ने इस मामले में संज्ञान तक नहीं लिया। लेकिन इसी दौरान अचानक से बेंजामिन नेतन्याहू ने जब ऐलान किया कि अब बेरूत पे भी कब्जा किया जाएगा और साथ ही अस्पताल पे भी हमला किया, तब जाके जो अब्बास अराची यानी ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो एक बयान देते हैं, ट्वीट करते हैं बेसिकली, और कहते हैं कि अगर लेबनान के साथ सीज फायर का वायलेशन दोबारा हुआ तो हम फौरन बातचीत कैंसिल कर देंगे और अमेरिका के साथ हमारी कोई डील नहीं होगी।
अब जैसी ये बात अब्बास अराची ने चेतावनी के तौर पे दी, इजराइल ने फौरन लेबनान के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए और जैसे इसके बारे में जानकारी हुई तब अब्बास अराची समेत गालिबाफ साहब ने साफ तौर पे ये बात बोली कि आज के बाद हम अमेरिका के साथ कोई भी नेगोशिएशन नहीं करेंगे और ना ही कोई बातचीत करेंगे, चूंकि लेबनान के ऊपर लगातार हमला करके इजराइल ने सीजफायर की शर्तों का वायलेशन किया है। चूंकि सीजफायर में यह शर्त थी कि भाई साहब कोई भी किसी पे हमला नहीं करेगा और इजराइल ईरान की किसी प्रॉक्सी को टारगेट नहीं करेगा, लेकिन हिजबुल्लाह के नाम पे लेबनान के ऊपर ताबड़तोड़ हमले इजराइल ने किए और फाइनली अब ईरान ने सारी बातचीत रद्द कर दी है और कहा है कोई भी बातचीत अब नहीं होगी, यानी एक तरह से जंग का फिर से आगाज हो गया है। अब सुनिए, जो अभी मैंने आपसे कहा था कि भाई साहब पूरी दुनिया को अगर फायदा नुकसान ना हो तो एक शब्द नहीं बोलती, अब आप उसका सबूत देखिए। जब ईरान ने बातचीत से इनकार कर दिया और पूरी दुनिया को लगने लगा कि भाई साहब अब तो बातचीत होगी नहीं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलेगा नहीं, फौरन यूनाइटेड नेशन ने, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, उसने इमरजेंसी मीटिंग, आपातकालीन बैठक बुला ली लेबनान के मामले पे और कहा कि इजराइल को रोकना होगा। खबर आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। मतलब आप सोच के देखिए कि यह चलता है पूरी दुनिया में, ताकत की भाषा पूरी दुनिया समझती है। यही बात मैं पिछले एक साल से आपके सामने कह रहा हूं कि आपको अगर आगे बढ़ना है तो आप खुद भी ताकतवर बनिए। आपके पास ताकत नहीं है, नो वन विल बी लिसनिंग, नॉट एनी सिंगल पर्सन, कोई आपको सुनने नहीं वाला। इस बात को आप देख लीजिए कि लेबनान के मामले में ईरान के इस फैसले के बाद कि हम अमेरिका से कोई बातचीत नहीं करेंगे, फौरन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक हो गई। खैर, इधर ईरान दोस्तों लगातार अपनी ताकत को बढ़ा रहा है और जब ईरान के जो कम्युनिकेशन सेंटर पे हमला हुआ था, इसी के जस्ट बाद ईरान ने जब मिसाइल मारी थी तो शुरुआत में कुवैत वगैरह ने कहा कि भाई साहब हमने सारी मिसाइल को इंटरसेप्ट कर दिया और हमें कोई दिक्कत नहीं हुई कुवैत के ऊपर जब मिसाइल मारी। लेकिन फाइनली दोस्तों ईरान ने उसका वीडियो जारी किया और इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस मिसाइल पे ईरान ने एक मैसेज लिखा और इसमें लिखा गया कि हम तब तक हमला करेंगे जब तक आखिरी अमेरिकन छोड़ के नहीं चला जाता। वीडियो देखिए आप। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से ईरान ने मिसाइल मारी और साफ तौर पे मैसेज लिख दिया कि जब तक आखिरी अमेरिकन शख्स छोड़ के नहीं चला जाता हमारे हमले जारी रहेंगे। अब इसको हमारे देश की गोदी मीडिया ऐसे दिखा रहा है कि ईरान कह रहा है कि जब तक हम आखिरी अमेरिकन शख्स को खत्म नहीं कर देंगे तब तक हम हमले जारी रखेंगे, यानी वही जो नारे लगते हैं कि ईरान अमेरिका को खत्म करेगा, ऐसा वैसा सेंसिटिव शब्द में नहीं बोल सकता। बहरहाल अब सुनिए, इस स्लोगन का, इस जुमले का मतलब ये था कि जब तक अमेरिका का एक भी सैनिक अरब में किसी भी बेस पे मौजूद है हम हमला करते रहेंगे। और शर्त भी यही थी कि भाई जितने एयर बेसिस हैं उनको खाली करके अमेरिका फौरन जाएगा। लेकिन अमेरिका जा नहीं रहा, उल्टा कुवैत वगैरह में और अपनी ताकत को मजबूर कर रहा। जैसे आप देखिए, खबर आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, विजुअल्स भी देख सकते हैं कि इस समय इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पे 60 से ज़्यादा रिफ्यूलिंग प्लेन तैनात है, 60 से ज़्यादा। और साथ ही बेन गुरियन के साथ साथ रामोन एक एयरपोर्ट है, उस पर भी 20 एयरप्लेन तैनात हैं और ये जंगी जहाज है। मतलब एक तरफ भले ही बातचीत धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, लेकिन अमेरिका और इजराइल अपनी तैयारी आगे बढ़ा रहे थे। और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सेंटाकॉम को ये हिदायत दी है, साथ ही जो एयरफोर्स है उसको ये हिदायत दी है कि इजराइल के अंदर ये जो प्लेन्स हैं वो 2027 तक रहेंगे। मतलब 2027 तक ये प्लेन्स इजराइल की हिफाजत करेंगे। 2027 तक अगर इजराइल कहीं हमला करने जाता है तो उसकी मदद करेंगे, यानी 2027 तक तो इजराइल की सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका ने उठा ली है। और इसका मतलब एक तरह से ये भी देखा जा सकता है कि 2027 के बीच में, यानी अभी आधा 2026 बीत गया है और 2026 आधा बचा है, यानी 6 महीने बाद 2027 लग जाएगा। तो इन 6 महीनों में क्या ईरान के ऊपर कोई बड़ा हमला हो सकता है? क्योंकि जिस हिसाब से तैयारियां चल रही हैं उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ा हमला हो सकता है। बहरहाल दोस्तों, जो ईरान है उसकी भी तैयारी कमज़ोर नहीं है। IRGC ने
अपनी एक खतरनाक मिसाइल को दिखाया जिसका नाम है 27 रजब, 27 रजब कहा जा सकता है इसको। और इसकी सबसे खतरनाक बात दोस्तों ये है कि ये जहाज जो है या फिर ये जो मिसाइल वाला गाइडेड सिस्टम है, ये 700 किलोमीटर दूर तक मिसाइल फेंक सकता है। 700 किलोमीटर दूर तक समुद्र के अंदर एंटी-शिप मिसाइल फेंक सकता है, वो भी क्रूज टेक्नोलॉजी की। मतलब समुद्र की सतह से चिपक के मिसाइल जाएगी और 700 किलोमीटर दूर अगर कोई जहाज है तो उस जहाज को बहुत ही सुरक्षित हिट कर देगी, कोई किसी को पता भी नहीं चलेगा और टारगेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये कंफर्म है। और इस ताकत के आगे अमेरिका घुटने टेक रहा है। भले ही अपने एयरबेस से मजबूत कर ले, भले ही ये बड़ी बड़ी बातें कर ले, लेकिन आप देखिए कि बातचीत से इनकार फिर ईरान ने कर दिया। अब कायदे से अमेरिका तो ही काम करेगा। अगर अमेरिका पूरी ताकत से हमला कर देता तब तो हम ये मान सकते कि भाई अमेरिका भी मजबूत है, लेकिन अमेरिका अगर फिर पांव में पड़ के कहता है कि नहीं यार बातचीत करते हैं, तो मतलब बड़ा साफ है कि अमेरिका कुछ है नहीं, बस उसका एक हवा है। खैर इसी दौरान दोस्तों बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है कि ईरान ने फिर से प्लान बनाया है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के साथ जो बद्र अल मंडब है, यानी जो यमन के पास समुद्री दर्रा है, उसको भी बंद किया जाएगा। यानी पूरी दुनिया की चीखें निकलवाने का प्लान ईरान ने किया है और ये जरूरी है। जो चीज़ अभी मैंने आपको दोस्तों शुरू में समझाई थी कि जब तक लेबनान के मामले में पूरी दुनिया की चीख नहीं निकली, पूरी दुनिया को नुकसान नहीं देखना पड़ा, तब तक कोई मीटिंग नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही ये हुआ कि भाई साहब अब तो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज भी बंद होगा और इधर बातचीत बंद हो जाएगी, कोई डील नहीं हो पाएगी, फौरन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने अर्जेंट मीटिंग बैठा ली। तो इसका मतलब बड़ा साफ है कि मीटिंग तो बहुत पहले बैठ जाती, बशर्ते लेबनान के पास तो ताकत नहीं थी। इधर ईरान जो है, ईरान को पता है कि अगर आज हम झुक गए, हम इंसानियत के नाते ही झुक जाएं, लेकिन हम झुक गए तो पूरी दुनिया फिर हमारी नहीं सुनने वाली। इस वजह से अब यमन के पास जो दूसरा रास्ता है उसको भी बंद करने की कोशिश ईरान करने वाला है और इसको लेके अमेरिका के अंदर इनपुट थे। और यही वजह है कि पिछले एक हफ्ते में 2-3 जो इनके सर्विलांस ड्रोन थे MQ-9 रिपर वगैरह, वो भेजे थे यमन के समुद्र के ऊपर और उसको हुतीज ने मार के गिराया था, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया। और इधर सुनिए दोस्तों, UKMTO जो है, मतलब यूनाइटेड किंगडम मरीन ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी या फिर ऑपरेशन जो भी कहा जाए इसको, UKMTO, इसको आप साफ तौर पे समझें कि जो यूनाइटेड किंगडम है उसके जहाज जिस ऑपरेशन के थ्रू गुजरते हैं या फिर उनकी जो पूरी एक एजेंसी है उसको UKMTO कहा जाता है। अब सुनिए, UKMTO का बयान है कि इराक के पास एक बंदरगाह है जिसका नाम है उम्म कसर बंदरगाह के पास इनका एक जहाज था। इस जहाज पे अननोन मिसाइल आके हिट होती है और ये जहाज पूरा ब्लास्ट हो जाता है। और रिपोर्ट ये निकल के सामने आई है दोस्तों कि इस जहाज पे विस्फोटक लदा था, जबकि ईरान ने यह बात बोली थी कि अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से कोई जहाज निकलेगा तो वो कमर्शियल होगा, ये जहाज कोई विस्फोटक नहीं कैरी कर सकता। लेकिन चोरी छुपे इराक के एयरबेस के पास विस्फोटक लदा हुआ जहाज जा रहा था। अब इस पे अननोन प्रोजेक्टाइल ने ठोका है, ईरान ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। ईरान मंद मंद मुस्कुरा रहा है और मैं अपने मुंह से भाई साहब क्यों कहूं कि ये किया धरा ईरान का है। बहरहाल इस समय दोस्तों ईरान अपनी पूरी ताकत में है, ताकत के जोशो खरोश में है और ईरान की ताकत के आगे आज पूरी दुनिया में कोई बोलने वाला नहीं है। ये बात यहां से प्रूफ हो जा रही है। इधर दोस्तों लगातार गाजा के ऊपर भी इजराइल के जुल्म सितम बढ़ते चले जा रहे हैं। ईद के दिन की अफसोसनाक खबर ये निकल के सामने आई कि ईद के दिन गाजा के ऊपर इजराइल ने एयर स्ट्राइक करके कम से कम 30 से ज्यादा मासूम फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उतार दिया। मतलब 30 से ज्यादा मासूम फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उतार दिया। और इधर लेबनान के ऊपर भी इजराइल के हमले काफी तेज हैं और यूनाइटेड नेशन की जब मीटिंग भी चल रही थी, इस दौरान भी इजराइल ने लेबनान के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए। बहरहाल आने वाला टाइम दोस्तों बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगा ईरान की पॉइंट ऑफ व्यू से, चूंकि ईरान ने बात करने से मना कर दिया। खैर इधर ये तमाम चीज़ चल रही है। अब आपको अंधभक्तों की ऐसी तैसी करने के लिए 2-3 खबरें बताता हूँ। सबसे पहले आप सुनिए कि इस समय हमारे देश की जो फॉरेन पॉलिसी है कितनी मजबूत है। सुनिए जरा, जापान भारत से आम नहीं लेगा, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, बांग्लादेश से लेगा। चाइना ने भारत के चावल की खेप लौटा दी, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब सुनिए, स्विट्जरलैंड में एक होटल में इनवाइट किया गया भारतीयों को, अलग अलग लोग, और जाहिर सी बात है भारत के लोग अगर स्विट्जरलैंड गए थे तो अमीर होंगे, गरीब नहीं होंगे। वहां पे एक नोटिस लगाया गया है भारतीयों के लिए, ध्यान से पढ़िए, स्क्रीन पे आपको नोटिस दिख रहा होगा। इसमें लिखा गया है कि जितने भारतीय आ रहे हैं वो यहाँ पे खाना खा सकते हैं, लेकिन वो खाना कृपया करके ना चुराएं। मतलब विश्वगुरु हम हैं, हम अलग ही गलतफहमी में जीते हैं और इसमें सरकार की क्या गलती है तुम्हें?
आप सोचिए, हमारी ये रेपुटेशन है पूरी दुनिया में कि हम खाना चुराते हैं, मतलब हम खाना चुराते, ये हमारी रेपुटेशन रह गई है। और ताज्जुब की बात दोस्तों ये है कि इस मामले में हमारे देश के किसी भी बड़े आदमी ने अपना स्टैंड नहीं लिया कि भारत के बारे में तुम ऐसे रेसिस्ट कमेंट कैसे कर सकते हो। नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि हम मंदिर, मस्जिद, गाय, बकरा ईद इन सब की लड़ाई में पड़े हैं। अभी बकरा ईद पे गाय की कुर्बानी पे रोक लग गई। जब रोक लग गई तो मुसलमानों ने कहा बहुत अच्छा हुआ, हम कुर्बानी नहीं करेंगे और हम तो चाहते हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। इसी के बाद बीजेपी का फरमान आता है, जिसको मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन रेफरेंस देने के लिए भी दोबारा बता रहा हूं कि बीजेपी का फरमान आया कि अच्छा ठीक है, जो 14 साल से बूढ़ी गाय है, उसके ऊपर की जो गाय है, उस गाय को आप काट सकते हैं। मतलब 14 साल के पहले की जो गाय है वो माता है, उसके बाद वो सब्जी बन गई। मौलवी मौलाना ने कहना शुरू कर दिया कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। इस पे हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि ये सोच गलत है, गाय पशु नहीं है, गाय हमारी माता है। क्या कुछ कहा, सुने जरा आप 1-2 मिनट तक। मैं इस समय एक चलन देख रहा हूं, तमाम मौलवी और मौलाना इस समय एक बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। अबे हमने कहा कि गौ हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है। क्या मां और पुत्र के बीच में कुछ घोषित करने की आवश्यकता पड़ती है क्या? क्या किसी पुत्र को बताने की आवश्यकता पड़ती है कि तुम्हारी मां है, इसका सम्मान करो? ये हमारे संस्कार हैं। हमने अपनी मां के बारे में जो सम्मान का भाव रखते हैं वह भी, और हमने गाय को माता माना है, तो गाय तो हमारे लिए माता है, वह पशु नहीं। पशु तुम्हारी बुद्धि है, जो तुम हमारी गौ माता को पशु बोलते हो। तुम्हारी सोच पशुवत है, जो तुम गौ माता को पशु बोल रहे हो। इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि गाय के मामले में योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि गाय को हम माता मानते हैं। बहुत सही बात है, हम भी मानते हैं। वैसे भी कहावत है सनातन धर्म में कि गाय को आप पशु मत समझिए, क्योंकि आप उसका दूध पीते हैं तो माँ बराबर आप उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप अपनी माँ का दूध पीते हैं, और अगर आप गाय का भी दूध पीते हैं तो दूध का कर्ज आपको चुकाना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब सुनिए, अगर आप राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं कर सकते तो राष्ट्रीय माता घोषित कर दें, क्या दिक्कत है? एक नया शब्द ऐड कर दीजिए, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत थोड़ी ना। आप कह दीजिए कि भैया ये राष्ट्रीय माता है, हम सब ने इनका दूध पिया है। अच्छा, जब मुसलमानों को कोई आपत्ति नहीं है, हिंदुओं को कोई आपत्ति नहीं है, मतलब पूरे देश में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, तो आप एक स्पेशल कानून बना दीजिए, एक स्पेशल एक्ट बना दीजिए, पूरे देश में वो लागू हो। लेकिन ऐसा फिर नहीं चलेगा ना कि कुछ जगहों पे लागू हो, कुछ जगहों पे लागू ना हो। पूरे देश में कश्मीर टू कन्याकुमारी, अटक से लेके कटक तक हर जगह ये लागू हो कि भाई साहब कोई गाय नहीं काटेगा, कोई नहीं काटेगा। अब सुनिए, फॉरेन पॉलिसी की बात मैंने आपके सामने की। अच्छा, अंधभक्तों की सबसे खराब आदत ये है, ये बाप बहुत जल्दी बनाते हैं। अभी इजराइल फादरलैंड था, अब सुनिए, अभी बालिन शाह मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन गए नेपाल के। जैसे वो बनते हैं, उन्होंने 2-3 बढ़िया काम किए, फौरन भारतीय जो अंधभक्त हैं खुश हो गए, अरे ये तो नायक मूवी का हीरो है। अब सुनिए, उसी शख्स ने कहा है कि भारत की जमीन उसने कब्जा की है और भारत ने भी उसकी जमीन कब्जा की है। बालिन शाह ने यह बात बोली कि भारत ने नेपाल की जमीन कब्जा की है और नेपाल ने भारत की जमीन कब्जा की है। अब यह बात बालिन शाह ने जब बोली, इसके बाद बालिन शाह फौरन पहुंच गया यूनाइटेड किंगडम के पास और कहा कि आप हमारे मामले में आए और बंटवारा करवा दें और साथ ही लाइन बढ़िया बनवा दें, बॉर्डर बनवा दें। यूनाइटेड किंगडम वही जिसने भारत पे राज किया था 200 साल। ठीक है, सुनिए आप। अब ये बात जब इन्होंने बोली तो यूनाइटेड किंगडम ने मना कर दिया और कहा कि ये सब फर्जी बातें हैं, इसमें हम नहीं पढ़ने वाले। और इधर नेपाल का जो अपोजिशन है वो बालिन शाह को घेर रहा है और कह रहा है कि या तो प्रूफ दो कि भारत ने नेपाल की कौन सी जमीन कब्जा की और नेपाल ने कौन सी जमीन भारत की कब्जा की है, या फिर माफी मांगो। ये हिमाकत वहां के लोग कर रहे हैं, लेकिन भारत का
कोई भी डिप्लोमेटिक सुरमा ये बात खुले मन से नहीं बोल पाया। ज्यादातर लोगों ने आपको ये बात बताई भी नहीं होगी। मुझे उम्मीद है कि प्रखर राजपूत की मुंह से ये बात पहली बार आप सुन रहे होंगे कि नेपाल इतना सा देश है, इतना सा देश है, यहां पे कंबल बेचते फिरते हैं, वो ये बातें बोलते हैं। ये हमारी इज्जत, क्या कहा जाए। खैर, तो फिलहाल दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। बाकी आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो वो भी बताएं, नहीं अच्छी लगती वो भी बताएं। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद। ऊपर वाला की बात करें।